बेटी सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर अपने गांव लौटती है। उसका रेड कारपेट वेलकम होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी उस पिता को होती है जिसकी आंखों के सामने वो बड़ी हुई। उसके बचपन से लेकर बड़े होने तक की हर स्टेज पिता की आंखों के सामने से किसी फिल्म की रील की तरह गुजर जाती है। ऐसा ही नज़ारा हांसी के मामनपुरा गांव में दिखा। इस गांव की बेटी अनीता यादव सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर अपने गांव लौटी थी। अनीता के पिता कृष्ण यादव सेना में सर्विस देने के बाद अब हांसी के एसपी ऑफिस में कार्यरत हैं। अनीता को यहां लौटने पर सबसे पहले हांसी के श्री कृष्ण प्रणामी पब्लिक स्कूल में रिसीव किया गया। यहां हांसी के विधायक विनोद भैना और स्कूल के चेयरमैन राजपाल यादव खुद स्वागत के लिए तैयार थे। जोरदार स्वागत होता है और अनीता स्कूली बच्चों को कुछ टिप्स भी देती हैं। इसी दौरान हमने भी अनीता यादव और उनके परिवार से खास बातचीत की। मेरे साथ इस वक्त अनीता यादव है। अनीता ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज में 473 रैंक हासिल किया है। बड़ी अचीवमेंट है। बहुत सारी बातें हैं वो जानेंगे, और जो लोग सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं या आईएएस बनना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ जानकारी वाली बातें होंगी, तो इत्मीनान से आप इसको पूरा देखिए। अनीता, सबसे पहला तो मैं चाहूँगा कि आप स्कूलिंग बताएं, स्कूलिंग कहाँ से, क्योंकि कोई भी बच्चा होता है अचीवमेंट्स तो बहुत ज़्यादा आगे जाके हासिल होती हैं, लेकिन उसका बेस वहीं तैयार हो जाता है। जैसा कि आपको पता है, मेरे जो फादर हैं वो आर्मी में रह चुके हैं, तो मेरी स्कूलिंग पहले आर्मी स्कूल से शुरू हुई और ये डिफरेंट लोकेशंस थी। तो 7th तक मैंने आर्मी स्कूल से किया। उसके बाद क्योंकि गांव से आना पड़ता था और बहुत दिक्कत होती थी शहर में आने में, तो हम हॉस्टल में जो सिरसा में है शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल, मैंने 10th और 12th वहाँ से पास की। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की AIEEE के थ्रू। मुझे द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेस भिवानी में मुझे उसके थ्रू इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला। तो ये मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड है। सिविल सर्विसेज का ख्याल कैसे था, मतलब ये पहले से था या जिस वक्त बीटेक कर ली तो कई बार इंस्पिरेशन वहाँ से मिल जाती है, टाइम टू टाइम चेंजेस भी आते हैं, सोच में भी बदलाव आते हैं, तो ये कब ख्याल आया कि नहीं इंजीनियरिंग तो मेरे लिए नहीं बनी, मुझे इसमें जाना है? एक सबसे बड़ा ज़रिया जो मुझे जिसने सेवाओं से, मतलब सिविल सर्विसेज, या ये कह लीजिए कि पब्लिक सर्वेंट्स से जिसने मेरे को इंट्रोड्यूस किया, वो मेरे फादर थे, बिकॉज़ ही वाज अ पब्लिक सर्वेंट। पहले वो आर्मी में रहे, फिर उसके बाद हरियाणा पुलिस में अभी वर्किंग है। तो मुझे एक जानकारी थी कि सिविल सर्वेंट्स की, और मतलब पब्लिक सर्वेंट्स की लाइफ कैसी होती है, कि उनका कार्य क्या रहता है। इंजीनियरिंग के बाद मुझे इंजीनियरिंग में उतना रुझान नहीं आया। मुझे लगा कि मुझे कुछ और करना चाहिए जहाँ मैं सोसाइटी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाऊँगी। तो एक सिविल सर्विसेज मुझे एक ऐसा माध्यम लगा कि जहाँ मैं सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन अपनी ज़्यादा दे सकती हूँ। तो उससे पहले मैंने क्योंकि मेरा ये मानना था कि मैं फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट रहूं, तो फिर मैंने पहले SSC CGL का एग्ज़ाम क्लियर किया। उसके थ्रू मैंने अभी प्रेजेंटली मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स में वर्किंग हूँ। तो वो करते करते ही मैंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की। बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, इनफैक्ट स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होते हैं, या यंग्स आप कह सकते हो तैयारी कर रहे होते हैं, तो एक ये सपना होता है कि हम जाएंगे, उस सिस्टम को देख रहे होते हैं, सिस्टम में जो कमियां होती हैं वो भी उनको नज़र आती हैं, तो उनके ख्याल ये रहते हैं कि सिस्टम को बदल देंगे, सिस्टम को फाड़ देंगे, जो भी वट एवर। उसके बाद में फिर वो चीज़ें चेंज होती हैं। तो कभी ऐसा ख्याल आता था कि सिस्टम में कमियाँ हैं, अगर मैं आती हूँ तो कुछ दूर कर दूँगी, ये चीज़ तो मैं कम से कम रेक्टिफाई करूँगी ये? सर, जो सरकारी तंत्र जो होता है वो उसका काम करने का तरीका बहुत ही अलग रहता है। अगर हम कॉमन मैन की नज़र से देखें तो हमें शायद ये लगता है कि चीज़ें उस पेस से नहीं चल रही, या फिर कुछ कमियां हैं, ये सबको नज़र आएंगी। लेकिन जो सरकारी तंत्र होता है उसमें जो ध्यान रखा जाता है वो बारीक बारीक चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। क्योंकि अभी मैं खुद एक सरकारी कर्मचारी हूँ, तो मुझे पता है कि कितनी बारीकियों से एक सरकारी तंत्र चलता है, जिसमें कि सभी एक छोटे से छोटे व्यक्ति का ध्यान रखा जाता है कि किसी को कोई नुकसान ना हो। तो डेफिनेटली कुछ कमियां रह जाती हैं जिनको रेक्टिफाई करने की कोशिश हर एक सिविल सर्वेंट करता है। तो मेरा भी ये रहेगा कि कुछ जो
मैं समझ गया आपकी बात। आप थोड़ी सी डिप्लोमेटिक इसलिए होगी क्योंकि अब आप यूपीएससी पास आउट हो गए। सर मैं खुद काम कर रही हूँ। अगर मैं काम नहीं कर रही होती तो मैं कह सकती थी ये। मैं खुद एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। मुझे पता है कि किस तरीके से फाइल्स मूव होती हैं और वो किस लेवल तक हायर अथॉरिटीज़ तक जाती हैं। सुधार की ज़रूरत लगती है उनमें। जी, सुधार हमेशा हर चीज़ में एक स्कोप रहता है, चाहे वो कुछ भी लगा लीजिए। हम अगर प्रोग्रेस करना चाहते हैं एज अ सोसाइटी तो हमेशा एक स्कोप रहेगा सुधार का। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू चीज़ें आती हैं तो हम उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमेशा एक स्कोप रहेगा सुधार करने का। मैंने अभी देखा जिस वक्त आप आए थे स्कूल में आपका बड़ा सम्मान हो रहा था बहुत। आपके फादर साहब भी दूर से खड़े थे, मैं दोनों को देख रहा था बारी बारी से। आपको देखा, फिर आपके फादर साहब को देखा। पिता की आंखों में भी बड़ी खुशी होती है। बेटी को कैसा लगता है कि जब वो कुछ बन के आती है और पिता से इंटरेक्शन होता है? अभी मैं अपने फादर से तो बिल्कुल मिल नहीं पाई हूँ। तो एक डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खुशी होती है अपने स्थान पे हाँसी में आने में ही, यहाँ एंटर करने में ही कि इतने टाइम बाद आना और एक भव्य स्वागत मिला जिसमें कि बहुत ही प्रेस्टिजियस पर्सनालिटीज़ सर अपना कीमती समय निकाल के आए हैं। बच्चे और प्रिंसिपल सर, ये स्कूल के सभी बच्चों ने मेरा जो भव्य स्वागत किया, तो उसके लिए मैं वो बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। गांव भी आज आपके लिए पूरा पलके बिछाए हुए हैं। मुझे कल से फ़ोन आ रहे हैं काफ़ी सारे लोगों के भी, हमारे गांव में आ रही है, अनीता आ रही है। पूरा गांव जो है ना वो राह देख रहा है, इंतज़ार कर रहा है। तो उस वक्त कैसा लगता है? क्योंकि पैतृक गांव है, फिर भी आप बेशक बाहर पढ़ी हैं, आर्मी स्कूल में गई हैं जहाँ भी आपकी शिक्षा हुई है, लेकिन आपके फादर साहब हैं, उनका बड़ा जुड़ाव है। आपकी दादी से मैंने बात की है, तो गाँव को लेकर कितनी एक्साइटेड? जी, मैं गांव में ही पैदा हुई हूँ और कुछ सालों तक मैंने 5वीं तक मैं गांव में ही रही हूँ। तो मैं गांव से जुड़ी हुई हूँ। मुझे पता है कि गांव का रहन सहन कैसा है। ऐसा नहीं है कि मैं गांव से बिल्कुल कट ऑफ हूँ। तो डेफिनेटली अपनी भूमि पे वापस आने में एक बहुत ही गर्व की बात है ये मेरे लिए। जो लोग सोचते हैं, आखिरी सवाल, कि जो लोग सोचते हैं कि हम आईएएस बने, सिविल सर्विसेज में जाएँ, पास आउट हों, 1-2 टिप्स जो आपने अनुभव की कि भाई ये ज़रूरी होनी चाहिए, जिसको ये टारगेट अचीव करना है, गोल लेना है, तो ये क्वालिटीज़ तो होनी चाहिए उसमें। यूपीएससी एग्ज़ाम को टफ इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसके देने वालों की, कैंडिडेट्स की संख्या बहुत अधिक होती है। परंतु एग्ज़ाम को अगर सही तरीके से समझा जाए और विश्लेषण करके दिया जाए तो मेरे हिसाब से कोई भी एग्ज़ाम इतना टफ़ नहीं होता। अगर कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के अगर उसको अच्छे से समय दिया जाए, एक निरंतर प्रयास किया जाए, तो मेरे अकॉर्डिंग उसको क्लियर किया जा सकता है। कितने घंटे पढ़ना होता था आपका, खास करके इस तैयारी के लिए यूपीएससी? सर मिनिमम 7 से 8 घंटे आप निरंतर पढ़ें। 7 से 8 घंटे पढ़ना तो ज़रूरी है, लेकिन निरंतरता होनी चाहिए, कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए कि ये नहीं कि आज पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया फिर छोड़ दिया। तो एक रेगुलरिटी उस प्रोसेस में रिक्वायर्ड है क्योंकि कैंडिडेट को अपडेटेड रहना पड़ता है डे टू डे न्यूज़ से, और सिलेबस भी इतना वास्ट रहता है, तो हर एक चीज़ से आपको अप टू डेट रहना पड़ता है। प्रेशर कितना रहता है? सर मैंने इसका इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लिया क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्किंग थी, तो मुझे सिक्योर थे ऑलरेडी? मैं सिक्योर थी, बट मेरा ये था, मानना था कि हमेशा लाइफ में आपको अच्छा अचीव करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो हमें सैड नहीं होना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए कुछ अच्छा अचीव करने के लिए। बहुत सारे ऐसे माध्यम होते हैं जहाँ से हम अच्छी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, सिविल सर्विसेज एक ऐसा माध्यम है। तो कोई भी चीज़ बड़ी या छोटी नहीं होती, तो हमें निरंतर अपने आप को बेहतर करने का प्रयास करते रहना चाहिए। कई बार नेता वायदे करते हैं कि भाई हम बन गए तो पहली कलम से ये कर देंगे, ये कर देंगे, तो कभी आपने अपने आप से कुछ कमिट किया था कि भाई मैं जिस दिन आईएएस बन जाऊंगी तो मैं ये चीज़, पहला काम तो मैं ये ज़रूर कर दूंगी? सर मैं गर्ल्स एजुकेशन के लिए और उनके एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहती हूँ। मुझे ये लगता है कि हमारे सोसाइटी में गर्ल्स एजुकेटेड हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मौका नहीं मिल पाता अपनी प्रतिभा को दिखाने का। तो मैं ये चाहती हूँ कि उनमें कोई भी हुनर हो, कुछ भी हो, जितनी भी सरकार की हमारी स्कीम्स होती हैं तो उनको अच्छे से
इम्प्लीमेंट किया जाए और उनको उन तक पहुँचे वो चीज़ें जो सरकार बेनिफिट्स देती है। तो एक्चुअल में उन तक क्योंकि सिविल सर्वेंट्स का काम यही रहता है कि वो माध्यम का काम करते हैं सरकार और जनता के बीच में, तो मेरा यही रहेगा कि मैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहूँगी। ये वाकई एक बारीकी की बात है कि जो चीज़ें सरकार देना चाहती है, योजनाएं होती है, वो असल में पहुंचती नहीं है या उसका बहुत कम परसेंटेज वहां तक पहुंचता है। ये एक अच्छी सोच है कि आप वहां तक पहुंचा पाएँ। नहीं, पॉलिटिकली नहीं है, आप ध्यान रखें, पॉलिटिकली नहीं है। हकीकत में ये है कि ये सिस्टम की बात है कि जो नीचे सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो नहीं हो पाती है। और आप अपने कमेंट करें। विनोद बयाना मेरे साथ हैं यहाँ पर, बीजेपी के विधायक हैं हाँसी से, और खास करके बेटी का स्वागत करने के लिए आए थे। बयाना साहब, कैसा लग रहा है जब हमारी बेटी हमारे इलाके से पास होके आती हैं और पूरा गाँव भी आज जो है ना खुश हो रहा है? आप भी पहुँचे, मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से आप यहाँ हैं। सर्वेश जी, इससे खुशी की बात हमारे लिए और कोई हो नहीं सकती। हमारी बेटी ने अपने माँ बाप का नाम तो रोशन किया ही, मैं समझता हूँ कि पूरे इलाके का नाम रोशन किया, अपने ज़िले का नाम रोशन किया। और गांव तो जैसे कि आप खुद अपनी मुखारबिन से कह रहे थे कि पलकें बिछाए इंतज़ार कर रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो नहीं सकती। मैं इसके लिए विशेष तौर पे माँ बाप को, जिसने ऐसी बेटी को जन्म दिया, उनको मुबारकबाद कहना चाहूँगा और बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहूँगा और सभी इलाका के लोगों को भी मुबारकबाद कहना चाहूँगा। मेरे साथ इस वक्त कृष्ण यादव हैं। इनकी बेटी ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज में बेहतरीन मुकाम हासिल किया है, 473 उनका रैंक है। आज उनका सम्मान हो रहा है। कृष्ण जी, बेटी का जब सम्मान होता है, पिता को कैसा लगता है? बस इसकी तो असमित खुशी होती है, इसका बयान कर नहीं सकते। जो परमात्मा खुशी देता है तो जो उसके सामने तो अभी क्या बयान कर सकते हैं। मैं अभी देख रहा था, बेटी स्कूल में आई है, कृष्ण प्रणामी स्कूल है, यहाँ पे उनका स्वागत किया गया, उनको लाया गया वहाँ से, और आप दूर से देख रहे थे किस तरह से वो आ रही है, और बेटी आपके सामने से आई स्कूल में, आप पीछे पीछे आए, तो इससे आपको लगता है कि कद बढ़ता है पिता का? यस, बिल्कुल श्योर बढ़ता है कद। तो अभी कोई बच्चा किसी का भी अगर कोई हमारे देश की शान के लिए अगर कोई पद अचीव करता है तो नेचुरली उसको मतलब गौरव का सम्मान और बढ़ता है उसका। मैं लगातार आपकी आंखों में देख रहा था, आपको पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि जो खुशी आपके अंदर से हो रही थी, तो ये सपना बहुत पहले से था या कुछ टर्निंग्स आए थे उसके बाद में ये लगा कि बेटी को, क्योंकि बेटी ने पहले बीटेक किया था, इंजीनियरिंग की थी, उसके बाद में यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्लियर किया है, तो ये बाद में सपना है या बहुत पहले से सपना सजोया था? नहीं, मेरा सपना था पहले से, बट ये 5th क्लास के अंदर आर्मी स्कूल में, मैं आर्मी में नौकरी सर्विस करता था, तो वहाँ 5th क्लास के अंदर आर्मी स्कूल में फर्स्ट आई थी। तो उस टाइम पर ब्रिगेडियर की मिसेज थी प्रिंसिपल उस स्कूल की, तो उस टाइम पर पूरे स्कूल में मिस यूनिवर्स उस स्कूल की चुनी गई थी। तो मेरे को उस ब्रिगेडियर की मिसेज ने ये कहा प्रिंसिपल ने कि भी आपकी बेटी जो है एक ऐसी होनहार है बेटी है, ये आपका नाम रोशन करेगी। तो फिर मैंने भी वहाँ से मतलब ये सोचा कि मैं तो यहाँ अपने इसमें एक नीचे लेवल पे सर्विस कर रहा हूँ, बट मैंने भी अपनी बेटी को एक अधिकारी के रूप में, जो अधिकारी होता है उसके रूप में मैं बनाना है इसको। आप हाँसी एसपी ऑफिस में इस वक्त आपकी पोस्टिंग है, तो जब लोगों को पता लगा होगा, आपके कुलीग्स को पता लगा होगा, और ख़ास करके एसपी को भी, मैडम है आपकी एसपी, उनको पता लगा होगा, तो क्या एटीट्यूड्स में लोगों के फ़र्क आया ईमानदारी से? बिल्कुल, एटीट्यूड में इतना सम्मान मिला, इतना कि मतलब इसका मैं बयान कर नहीं सकता। जो पहले भी था सम्मान, तो मेरे नेचर के हिसाब से और मेरी ईमानदारी के हिसाब से, मेरे जो कार्य के हिसाब से सम्मान पहले भी था, बट उसमें इंक्रीजिंग हुई है, काफ़ी इंक्रीजिंग हुई सम्मान की। वो एटीट्यूड एक देखने के लिए अलग से मुझे एहसास हुआ उसका। आपका जो गांव है वो मामनपुरा है, हालांकि आपकी फैमिली यहाँ बंदा बहादुर स्कूल के पास रहती है, आप रह रहे हैं, लेकिन आपका जो पैतृक गांव है मामनपुरा है। आज मामनपुरा भी पूरा गांव बड़ा खुश है और प्रोग्राम का आयोजन किया है। मेरे पास भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कल से ही कि बेटी आ रही है हमारी, सम्मान करना है हमने। तो जो अपने ही गाँव में जब जाते हैं, इस तरह का सम्मान होता है, तब कैसा महसूस होता है? ये तो बहुत ही मतलब इसकी तो सीमा ही नहीं है कोई खुशी की। पूरा गांव इतना कि खुश है कि बहुत ज़्यादा, कि हमारे 7 बास के अंदर किसी ने भी ये टेस्ट यूपीएससी का पास नहीं किया है। ये मेरे को सुनने को लिए वहाँ से सूचनाएं मिली हैं, और वो मेरे को इतनी ज़बरदस्त कह रहे हैं कि इस लड़की ने जो है आपका नाम किया है। मैंने फिर ये कहा अभी ये तो पूरी कृपा जब भगवान की है, मैं तो उन्हीं का आशीर्वाद मानता हूँ। परमात्मा का, हर इंसान के ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद होता है, और हम परमात्मा का आशीर्वाद हर इंसान से प्रेम करके हम चलते रहे हैं, रिगार्ड करते रहे हैं, तो उसका नतीजा ये है आज मैं जो महसूस कर रहा हूँ। शुक्रिया कृष्ण जी। बात करने के लिए थे अनीता यादव के फादर साहब, और ये खुद पुलिस में है, एसपी ऑफिस में हाल में, जैसे मैंने बताया कि हाँसी में इनकी तैनाती है। और सबसे बड़ी बात जो इनके अंदर है ऑनेस्टी, वो एक इनहेरेंट उम्मीद है कि बेटी में भी वो चीज़ें जाएंगी और सोसाइटी की सेवा करेंगी। आप अपने कमेंट नीचे खुल के लिखें। मेरे साथ अनीता यादव की बड़ी बहन है सरिता यादव, और
उनके जीजा जी हैं सुमंत यादव, दोनों ही हैं, ये आर्मी में हैं दरअसल। सर थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन चाहूँगा, आप आर्मी में किस पद पे हैं? मैं आर्मी में कर्नल के पद पे कार्यरत हूँ अभी, और फ़िलहाल मैं दिल्ली में ही पोस्टेड हूँ इस टाइम आर्मी हेडक्वार्टर। मुझे बताया गया कि आपने भी बड़ा उनको लेसन्स दिए टाइम टू टाइम, जो है अनीता को आपसे गाइडलाइन मिलती रही हैं, बड़ी बहन से भी वो कह रही थी कि अपने लिए हैं, आपसे भी रही है। तो आपको क्या लगता था जब इस वक्त एग्ज़ाम होते थे या तैयारियां होती थी, तो क्या लग रहा था कि ये मुकाम हासिल हो जाएगा? कितना कठिन था सफ़र? इनका सफ़र तो काफ़ी पिछले 2-3 साल से चल रहा था, बट जिस प्रकार की वो तैयारी कर रही थी, और हाँ हमारे साथ पिछले 2-2.5 साल से मैं दिल्ली में हूँ, जब से वो हमारे साथ ही है, तो समय समय पे जो भी गाइडेंस देते थे उनको, वो उसको मानती थी। बट बहुत ही एक मतलब दिन में 14-15 घंटे की पढ़ाई करना, रेगुलरिटी करना, सिंसियरिटी जो एक होती है, हार्डवर्क और सिंसियरिटी, एक्चुअली उसी का नतीजा है कि फाइनली वो आज स्टेज पे पहुंची है। तो इट इज़ ऑल हार्डवर्क, सिंसियरिटी विच आई से, और समय समय पे अगर गाइडेंस देना, तो वो एक बहुत ज़रूरी है। तो आजकल के युवाओं के लिए, जिसके लिए, सबके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हार्डवर्क करें, मेहनत करें और सिंसियरिटी ज़रूर रखें। सेना की लाइफ बड़ी डिसिप्लिन होती है, ये डिसिप्लिन बड़ा ज़िंदगी में काम आता है। उनके फादर साहब भी जैसे सेना में थे, अभी वो पुलिस में हैं, तो आपने भी वहाँ पे जैसे कहा कि 2 साल तक वो आपके पास में करीब करीब रही थी, तो ये डिसिप्लिन का कितना योगदान रहता है किसी अचीवमेंट में? तो डिसिप्लिन तो हर चीज़ का बेडरॉक होता है, उसके बिना कोई चीज़ नहीं होता। तो वही डिसिप्लिन हमारे साथ रहे, तो इनको कैंट में ये रहते हैं हमारे साथ, तो ये कुछ देखते थे वहाँ पे कि कैसे हम सुबह होके सुबह पीटी के लिए जाते थे, फिर आके अपना एक रूटीन सेट था ऑफिस का, शाम को आके दौड़ने जाते थे, वो भी अपनी हमारे साथ वॉक जाती थी। तो उनका जो एक रूटीन सेट हो गया था हमारे साइड में, उसने जो आपने बोला कि हाँ डिसिप्लिन, वही एक बेडरॉक है। बिना डिसिप्लिन के अगर आप कुछ भी चीज़ करोगे, तो वो आपकी चीज़ लंबे समय तक अगर आपको कोई चीज़ करनी है, तो उसके लिए डिसिप्लिन वे में जाना बहुत ज़रूरी है। सरिता जी, आपसे जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता था, बातें किस तरह की होती थी एग्ज़ाम से पहले? मतलब जिस वक्त एग्ज़ाम होना था, तैयारियां हो रही थी, तो क्या होती थी? कभी कहती थी अब होगा कि नहीं होगा, फियर था? थोड़ा सा तो था उसको कि नहीं, वो वैसे फुल कॉन्फिडेंस थी, लेकिन थोड़ा सा बीच में कभी कभी तो मैं उसे बोलती थी नहीं हो जाएगा तेरा, ऐसा कुछ नहीं है, क्लियर कर लेगी, क्योंकि मेहनत तो लास्ट में रंग लाती है। आपको जब ये सिलेक्शन की जब खबर आई कि लगा कि फाइनल अब हो गया है, उसके बाद में क्या रिएक्शन था, उनका क्या था, और आपने फिर कैसे रिएक्ट किया? उस टाइम मतलब फीलिंग बिल्कुल अलग थी। उसने मुझे कॉल करके बताया कि दीदी मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो मैंने कहा कि बहुत बढ़िया, तेरी मेहनत रंग लाई है, इतने टाइम से लगी हुई है। मैं देखती थी फुल टाइम वो अपना स्टडी में लगी रहती थी, मैं उठ के मॉर्निंग में उठती थी, उस टाइम भी स्टडी कर रही होती थी, लेट नाइट तक पढ़ती थी। तो बोलते थे कि दीदी कैसे होगा, मैंने कहा नहीं यार, मन कर रहा है कि कुछ बोला जाए तो बड़ा होकर जो है ना इनकी भी वाइट कभी लेंगे, कोई बात नहीं। ये रहे, लगता है ऐसा कि जैसे अनीता का सिलेक्शन हुआ, तो आपको लगा ऐसा कि भाई ये तो मेरा ही सिलेक्शन हो गया एक तरह से? मैं बहुत हैप्पी हुई कि मुझे ऐसा फील हुआ कि लाइफ में जो अचीवमेंट मिली है, शायद मुझे भी इस चीज़ का बहुत मुझे ही बहुत कुछ मिला है। मैं उसे रोज़ मोटिवेट करती थी कि नहीं, कॉन्फिडेंस से तू आगे जा, अच्छे से कर, लाइफ में बहुत अच्छा होगा। कि डिसिप्लिन जो है ना की चाबी है। तो आप अपने कमेंट नीचे जरूर लिखें, आप क्या सोचते हैं, आपकी कोई क्यूरी है तो आप वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। राम राम जी, अनीता की दादी हो? अनीता बन गई, किसा लग गया? खूब बढ़िया लग गया, हाँ खूब बढ़िया लग गया, अच्छी बात होगी, मेरा भी जी खुशी हो गया। सारे राज्य बताया करती कि मैं नूनू पढ़ूंगी, नूनू पढ़ाई कर रही हूँ, कदे जी कराया करता? बता कर दी, हाँ। फिर आपने क्या बताया था, क्यों कर पढ़ाई करिए, कोई दी थी कि मैं टिप्स? मैं भाई से मेरे ऊपर का पेपर में फर लिख आई थी, मैं कहा और बर्दे पेपर पास लिखड़ेगी, लग गई मेरी तो यही सके में थी। मतलब हौसला डाउन नहीं होने दिया। हाँ, हौसला आज जो पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है, वो भी सम्मान कराएंगे, पूरा गांव राजी हो रहा है, अभी हमारी छोरी जो है, हमारी बहन, हमारी बेटी, पूरा मेरा मगरा थी, मारा फिर मेरे भाई सारे बोला बहुत खुशी, मेरा भतीजा। अच्छा, वीर कड़ा है आपका? बानगढ़, उड़त आई हूँ, बानगढ़, बानगढ़ है। हाँ उड़त आई। इसके बाद यहाँ से अनीता यादव को एक खुली गाड़ी में काफिले के साथ उनके गांव मामुनपुरा ले जाया जाता है। यहाँ पूरा 7 बास अनीता और उसके परिवार का अभिनंदन करता है। बता दें कि 7 बास इस पूरे क्षेत्र को कहा जाता है, जिसमें 7 गांव आते हैं और मामुनपुरा गांव भी इन्हीं में से एक है। इसी मंच से आनंद स्कूल फॉर एक्सीलेंस के चेयरमैन आनंद यादव एक संकल्प भी लेते हैं। वे कहते हैं उनका स्कूल भी बेहतरीन रिजल्ट देगा, IAS बेटियां उनके स्कूल से निकलकर देश भर में अपनी सेवाएं देंगी।